नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। किस अवस्था में होता है बताइए कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में बच्चा में होता है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए 2 अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में तो बच्चा क्या होता है बताइए, ये तो कुछ नहीं जान पाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, या दुनिया में कौन क्या है। ये दूसरों पर आश्रित होता है, ये दूसरों पर आश्रित है, इसलिए इसको कुछ भी चीज़ पता नहीं है। जैसा आप कीजिएगा वैसा वो करेगा, वो बातों को दोहराते रहता है, देखते रहता है। ठीक है, तो इसमें नैतिकता की बात कहीं से भी नहीं आती है कि बच्चा में कैरेक्टर खराब हो गया। तो नैतिकता का प्रश्न कहीं से उठता ही नहीं है। तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, तो नैतिकता का अभाव बच्चा में शैशवावस्था में होता है, जो कि नैतिकता उसमें पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है बताइए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। वेलेंटाइन का है, स्टैनले हॉल का है, डिप्ले का है, लुक स्टोक का है। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह जो यहाँ पर कथन है वो आपका स्टैनले हॉल का है। ठीक है, स्टैनले हॉल का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। बहुत ही MBBI प्रश्न है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है, देखिए एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी को जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ पर एग्जाम से जाने से पहले जुड़ करके यहाँ से सारा PDF ले लीजिएगा। ठीक है, और जुड़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा छाट करके और जैक मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट्स बनाया गया है, इसलिए आप सभी लेकर के पढ़ के कहीं जाएंगे बहुत कम कीमत पर। अगर CDP का केवल आपको चाहिए तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे अगर 1 से 5 की पूरी कंप्लीट नोट्स क्षेत्रीय भाषा छोड़ के लेना चाहते होंगे तो आप 500 रुपये में यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। सभी का नोट्स अवेलेबल है, और सभी जो है आपका JCERT पाठ्यक्रम से बना हुआ है, जैक की किताब से बना हुआ है, जो सरकारी विद्यालय मिलता है, वहाँ से लेकर के आप पूर्ण रूप में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 300, 220 या कोई नहीं। तो नवजात शिशु में देखिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें कितना होता है, 300 हड्डी होता है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा आपकी बात को दोहरा रहा होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं। ठीक है, आप देखते होंगे बच्चा जब शैशवावस्था में रहा होगा, जब आप शैशवावस्था में रहे होंगे तो कोई आपको क्या करते हैं, आप उसको मुंह बिचकाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, वो जो चीज़ बोलता है उसी चीज़ को रिपीट करके उसको बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है, रिपीट करना मतलब दोहराना। अगर आपने राम कहा तो उधर से भी उसने राम कहा, आपने आँख कहा तो उसने भी आँख कहा। इस तरह से क्या होता है, बच्चा को दोहराने का प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आपकी बातों को दोहराते रहता है। तो कौन सी अवस्था है, तो दोहराने की जो अवस्था है वो आपका यहाँ पर शैशवावस्था है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, बात को दोहरा रहा होता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है बताइए कि शैशवावस्था में बच्चा का पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है, 70, 80, 90 या 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार शैशवावस्था में ही बच्चे के पूर्ण मस्तिष्क का विकास जो है आपका 90% हो गया होता है। ठीक है, 90% हो गया होता है।
किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? कौन सा व्यवस्था ऐसा है जिसमें व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, जैसा आप है उसी पर आधारित होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है, कोई छल प्रपंच नहीं होता? कौन सी अवस्था है? ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं? ठीक है, तो वह शैशवावस्था ही है जिसमें बच्चा अभी सांसारिक दुनिया से जुड़ नहीं पा रहा होता है और उसका जो भी व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर होता है। वो किसी की बात को छिपा नहीं सकता है, देखा हुआ चीज़ जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। तो ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, उस शैशवावस्था में व्यवहार जो होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो इस तरह से अभी आपको यहाँ पर जो है 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप यहाँ से 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं अभी, और बाकी सारे नोट्स बन रहे हैं, आप यहाँ से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको आगे इसके पहले मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, मोबाइल नंबर से संपर्क करके व्हाट्सएप बना करके यहाँ पे आप सारे नोट्स का PDF और वीडियो दोनों चीज़ आपको एकदम किया हुआ है, जो कि बहुत ही है। आप आसानी से यहाँ से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। जरूर जुड़े और जल्दी जुड़े, वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। धन्यवाद। का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो बच्चों का मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं विद्यालय में? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं, जिसको CCE कहते हैं। ठीक है, CCE कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो CCE आपका यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसमें बनाया भी गया है CCE को। CCE का PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आपको तैयार कर दिया गया है, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? अगर आप कक्षा ले रहे हैं और विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखना चाहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि आप सब कुछ कर दिए हैं लेकिन एक विधि यदि आप अपनाते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा, बच्चे उसमें रुचि बनाए रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि कहीं शिक्षक ऐसा प्रश्न पूछ दें कि जो हम ना बता पाएँ तो हमारी क्या होगी, इंसल्टी होगी। इसलिए बच्चा उस समय ध्यानपूर्वक पढ़ रहा होगा और रुचि से पढ़ रहा होगा, इसलिए बीच बीच में आपको प्रश्न पूछना जो है बच्चों से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसमें कौन सा कथन सर्वोत्तम? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप प्रैक्टिस पर ही पकड़ पाइएगा। ठीक है, बाकी तो आपके लॉजिक है, आपके दिमाग पर है कि आप कितना इसको अच्छा से समझ पा रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत होगा, विद्यार्थी कभी न कभी त्रुटि करता ही है। अब देखिए अगला है, त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ये बिल्कुल सही बात है। तो जब बच्चा सीखेगा तो ही तो त्रुटि करेगा ना, जब बच्चा सीखेगा ही नहीं तो त्रुटि या गलतियाँ कहाँ से करेगा? इसलिए अगर बच्चा अधिगम मतलब क्या होता है, कुछ नया कार्य करना, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया जब भी होगी तो उसमें त्रुटि होगा, और त्रुटि होगा तो सुधार होगा, और यह जब सुधार होगा तो बच्चा में अस्थायी सुधार हो जाएगा जो कभी वो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है कि त्रुटि जो है वो अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है, ये क्लियर है। ठीक है, विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटि होती है, ये देखिए अगर कोई सोचेगा तो ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, विद्यार्थी करते करते त्रुटि करता ही है। ठीक है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है, ये भी सही है, कर सकता है, लेकिन यहाँ जो सर्वोत्तम कथन है वो है कि त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? सीखने में कौन सा कारक प्रभावित करता है? ठीक है, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिससे बच्चा में अगर वो लक्षण है तो वो सीख सकता है, कौन कौन कारक है? ठीक है, पहला है शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक विकास, बिल्कुल सही है। जो बच्चा सीखना चाहता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा रहना चाहिए, तभी वह सीखने को अच्छा कर सकता है। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है और जो उसकी उपलब्धि है उसका स्तर भी उच्च रहना चाहिए सोचने का। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, यदि किसी बच्चा में किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुकता है और इच्छा शक्ति है तो वह और जल्द सीख सकता है, वह सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करता है, उत्सुकता इच्छा शक्ति। तो इसमें एक आंसर है डी, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? 90 से शुरू हुआ है, 110 के मध्य है, वो 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, यह बच्चा किस प्रकार का होगा?
तो यह बच्चा जो है 90 वाला बच्चा जो है एक न्यूट्रल बच्चा होता है, सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं सामान्य बुद्धि के। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों को लागू किया गया है? ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब? 6 से 14, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेबल करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक को पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्र का पता करना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पृष्ठि पोषण प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य यही आता है, लास्ट ऑप्शन आपका सही है, कि बच्चा को जो जीवन जीना है उत्पादक जीवन, उसके लिए शिक्षा जो है किस सीमा तक वह तैयार कर पाया है या पृष्ठि पोषण प्रदान कर पाया है, उसका जांच करना है मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को खेलना क्यों उचित माना जाता है, इसका क्या महत्व है खेल का? ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, अगर कोई शिक्षक होंगे तो ये भी सोचेंगे कि बच्चा को छोड़ देते हैं, मेरा काम इधर आसान होगा, बच्चा खेलते रहेगा। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा, ऐसे देखिएगा तो ये भी सही है कि समय बीत रहा है, हमको 9 से 3 जाना है, आराम से बच्चा को छोड़ दिए, मेरा समय निकल गया। ठीक है, यह भी सही ऑप्शन कोई मार सकते हैं। यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, लेकिन राइट आंसर आपका तो डी है। अगर आप बच्चा खेल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, 10-11 बच्चे का टीम होता है, तो उसमें सहयोग की भावना भी आ रही है। ठीक है, उसमें अनुशासन भी आ रहा है और उसमें शारीरिक संतुलन भी आ रहा है, इसलिए खेल बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। ठीक है, खेल में सहयोग भी बच्चा सीखता है, अनुशासन भी सीखता है, शारीरिक संतुलन भी सीखता है। ठीक है, इसलिए यह जरूरी है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में अभिप्रेरित है, तो उस शिक्षण का संकेत क्या है, कैसे माना जाएगा कि बच्चा जो है अभिप्रेरित शिक्षण कर रहा है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, तो एक अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होना ही नहीं चाहिए, कक्षा में क्या होना चाहिए, बातचीत का चर्चा चलते रहना चाहिए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ नहीं है, उपस्थिति किसी भी स्तर से बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, ये सबसे उचित इसका आंसर है अभिप्रेरित शिक्षण। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा पढ़ाई के प्रति, तो वह क्या कहेगा, जब भी आप पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे, तो वह बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना, तो वह अभिप्रेरित बच्चा का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं बताई गई है संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, जिसमें पहली अवस्था कौन है? जिसमें पहली अवस्था है संवेदीकामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज हम लोग कहेंगे। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होता है, उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाओं का डेट याद रखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीकामक अवस्था है और यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, वो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथी अवस्था जो होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 वर्ष से ऊपर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बार बार आ रहा है, अब और भी आपके एग्जाम में रहेगा। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? देखिए अभी हमने बताया था कि प्रथम अवस्था कौन है, दूसरी अवस्था कौन है, तीसरी अवस्था कौन है, उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो पियाजे की प्रथम अवस्था में कौन था? तो संवेदीकामक अवस्था था, सेंसरी मोटर स्टेज था। ठीक है, दूसरी अवस्था में कौन था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। ठीक है, तीसरी अवस्था में कौन था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी में क्या था? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला में संवेदीकामक,
दूसरा में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास तो हमेशा चलते रहता है, जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, विकास चलते रहता है। तो इसका मतलब क्या? जीवन से चलना शुरू हुआ, मृत्यु तक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि निरंतर चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कि निरंतर चल रहा है। ठीक है, निरंतर चल रहा है तो इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर? चलिए अगला देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से पता चलता है। ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार या पठन विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित? देखिए आपको हमने बताया था लेक्सिया जैसी आएगा तो आप समझिएगा कि लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य है और बच्चा लुक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? लुक्स पढ़ रहा है। तो ये लक्ष्य वाला चीज़ जो है ना, पढ़ने का समस्या है लेक्सिया, इसलिए ये पठन विकार में जाएगा। याद रखिएगा, लेक्सिया बहुत बार आया हुआ है। लेक्सिया मतलब लक्ष्य साबुन, लक्ष्य से लेक्सिया बनता है और लेक्सिया जैसे ही आएगा समझिएगा कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, यानी पढ़ने में गलती कर रहा था, इसलिए इसको पठन विकार में आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो आपको यहाँ पर चला जाता है शैशवा अवस्था में। ठीक है, सॉरी किशोरा अवस्था में। किस में जाएगा? ये किशोरा अवस्था में आपका चला जाएगा, क्योंकि इसमें तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। शैशवा अवस्था में तो बालक क्या रहता है? वो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसमें किसी प्रकार का ये सब कोई गुण नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, एस.सी. स्टेनले हॉल ने भी कहा है। ठीक है, राइट आंसर सी है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। ठीक है, इसका देखिए आपको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका चार्ट दे दिया है और जो आया है वो भी बता दिया है। उसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से थ्योरी पेपर उसका लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, लगभग सबको मिला हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए अगर आप कम पढ़ करके जो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है उतना पढ़ के अगर आप अंक उठाना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत कम है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, इतना के अंदर से ही आपको सारा प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आपका 60+ स्कोर आपको करने वाले हैं, तो 60% से ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। अब रही बात तो यहाँ पर 90 आप पार कर जाएंगे, इससे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जरूर लेकर के जुड़ करके पढ़ करके ही आप जाइएगा आप सभी को। ठीक है, इसको छोड़ के जा रहे हैं यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, इसलिए उसको लेकर पढ़िएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली कितना होता है बताइए? 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिभाशाली हो गया, फिर प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 100 तक, 110 तक रहता है, 110 तक। तो 90 से 110 तक है, बच्चा सामान्य है। क्या है? सामान्य बुद्धि का है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए इस प्रश्न को हमने आपके जैक का जो एग्ज़ाम हुआ था, आकलन एग्जाम हुआ था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी और देखिए तो हूबहू प्रश्न आया था। ठीक है, तो आपको जैक का प्रश्न हूबहू आपको देखना है तो आपको यही सेशन से, इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत से आपको बहुत ऊंचे स्तर के भी दिए जा रहे हैं, नीचे स्तर के भी दिया जा रहा है, लेकिन सही चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहाँ से लिए भी होंगे तो आप यहाँ से एक बार लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है। ठीक है, मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो मानसिक आयु आपका कितना है? मानसिक आयु आपका है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, तो अब इसके बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होगी? बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, अगर आप बुद्धि लब्धि नहीं देखें तो बुद्धि लब्धि का अलग से PDF आपको हमने बना दिया है, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। मानसिक आयु
बट्टे होता है वास्तविक आयु, ठीक है, क्या होता है, बट्टे होता है वास्तविक आयु और इंटू में होता है 100, ठीक है। मानसिक आयु बच्चा का कितना है बताइए, मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितना है 4 वर्ष है और इंटू अब क्या कर देंगे 100, ठीक है। 4 से 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में, 25 25 कितना हो गया 125, यानी बुद्धि लब्धि 125 है। अब बच्चा जो है कैसा है, सामान्य बच्चा नहीं है, ये उत्कृष्ट बच्चा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया, इस तरह से देखिए आपको निकाल के बनाया हुआ भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ राइट आंसर सी होगा कि बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसीलिए किसी को आप कमज़ोर और किसी को सहजोर मानते हैं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह का ग्रसित होता है। बालक का विकास किसका परिणाम है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का, और चौथा है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बालक में जो विकास आप देखने को मिलता है आपको, किसी का मसल्स अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है। कोई जो होता है भक्ति में बच्चा में विकास हो जाता है, किसी में चोर प्रवृत्ति का विकास होता है, ये सभी विकास किसका परिणाम होता है, तो देखिए यह वंशानुक्रम है, और वह जहाँ पर रह रहा होता है, जिसके साथ रह रहा होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है उसका परिणाम होता है, ठीक है। यानी इसमें वंशानुक्रम भी शामिल है, वातावरण भी शामिल है, जिससे कि बच्चा का विकास होता है, ठीक है। यानी राइट आंसर सी होगा, वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों जो है बालक के विकास का परिणाम है। इसी कारण बालक अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले की रुचि अलग अलग होती है, अलग अलग तरह से विकास करते हैं, ठीक है। यानी बालक का विकास जो है किसका परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भ्रूणावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है, ठीक है। जब बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं तो सबसे पहले गर्भ में किस चीज़ का विकास होता है, सिर का, पैर का, धड़ का, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो विभिन्न वैज्ञानिकों का मत है उसके अनुसार बच्चों में सबसे पहले किसका विकास होता है, तो सिर का विकास होता है। किसका होता है, सिर का विकास होता है। किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास में गति एक समान नहीं पाई जाती है। किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास गति एक समान नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह कौन सा विकास की कौन सी अवधारणा है जिसमें लगता है कि बालकों में विकास की गति एक समान नहीं होती है, ठीक है। किसी बालक में विकास बहुत अच्छा हो जाता है, किसी में विकास बहुत कम होता है, किसी में और मंदबुद्धि होता है। ये कौन सा सिद्धांत है, ये इसका मतलब है कि बालक के विकास में क्या पाया जा रहा है, बताइए, भिन्नता पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, भिन्नता पाया जा रहा है, ठीक है। किसी का विकास बहुत कम समय में रहा है, किसी का विकास में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये भिन्न भिन्न जो पाए जा रहे हैं वो सिद्धांत कौन सा कहलाएगा, तो वो भिन्नता का सिद्धांत होगा। राइट आंसर ए होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसमें आपको बताया गया था भी कि बच्चा क्या करता है, तो पहले यहाँ पे सामान्य काम करता है, पहले अपनी माँ को पहचानता है, बाद में सभी को पहचानता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मस्तकोन्मुखी विकास में क्या था, तो बच्चा का पहले जो विकास होता है वो किसका होता है, सिर का होता है, ठीक है। तो ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, इसको हम लोग भिन्नता के सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, ये भिन्नता का है, ठीक है। चलिए अगला है, किस अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के विकास की गति तीव्र होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चा का क्या होता है, जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और फिर बाल्यावस्था में बालक का विकास क्या होता है, रुक जाता है, और किशोरावस्था में एक बार फिर से बालक का विकास शुरू होता है। तो किस अवस्था में बालक के विकास की गति अधिक तीव्र होती है, तो वह शैशवावस्था होता है, इससे बालक बहुत जल्द बढ़ रहा होता है, ठीक है। वृद्धि के संबंध में सही कथन है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है। पहला, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये भी सही है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, बिल्कुल सही है। और राइट आंसर है कोई नहीं या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और सभी, ठीक है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, किस दिशा में वृद्धि हो सकता है ये कोई नहीं जानता है।
वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम कितना बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि हम 7 फीट का हो जाए तो आप 7 फीट का हो जाइएगा, ये आपका लक्ष्य काम नहीं करेगा। ठीक है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, मतलब कि बहुत कम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि का मतलब क्या हो, संकुचित मतलब बहुत कम जगह, यानी किसी भी पेड़ का आकार, लंबाई, ऊंचाई, आदमी का आकार, लंबाई, ऊंचाई, यही तो वृद्धि है। ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत कम जगह पर प्रयोग होता है, इसलिए इसका संकुचित अर्थ है। राइट आंसर डी सभी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संबंध में सही कथन है। विकास के संबंध में सही कथन क्या है आपको बताना है। ठीक है। पहला है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। यह कथन बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग जितना भी करे कम है, क्योंकि विकास बहुत सा क्षेत्रों में होता है, इसलिए विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। राइट आंसर है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। एकदम सही है। विकास धीरे धीरे होता है और एक निश्चित क्रम में होता है, यानी अगला ऑप्शन है डी सभी, तो राइट आंसर डी होगा, यानी इसका सभी आंसर है। ठीक है। चलिए अगला है, बच्चा रोने के साथ साथ किसका विकास कर रहा होता है। अगर ये कोई बच्चा क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, पहला बच्चा, तो वो किसका विकास कर रहा होता है। चलने का, बोलने का, रोने का, भाषिक विकास का। तो देखिए, जब बच्चा शुरू बार जन्म लेता है और वह क्या करता है, रोता है और वह हर समय अपने को अगर किसी को बुलाना है तो उसके पास हाथ पाँव नहीं होता है, सिर्फ मुंह होता है। ठीक है। अगर उसको किसी तरह का परेशानी होगा तो बच्चा क्या होता है, रोता है। रोने के बाद चाहे तो उसके मम्मी या पापा या हो सके उसके दादा दादी आते हैं और उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं उसके संवेग के माध्यम से। ठीक है। तो अब क्या होता है, तो अब देखिए होता है, जब बच्चा रो रहा होता है तो उसी में कभी उसके मुंह से निकलता है बा, कभी निकलता है पा, और धीरे धीरे जैसे 2-3 महीना होने लगता है, कभी पा पा ऐसा करके थेथला के बोलने लगता है। मतलब वो रोने के साथ ही भाषा का विकास कर रहा होता है, तो भाषिक विकास का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। यानी बच्चा रोने के साथ किसका विकास करता है, अपने भाषा का विकास करता है, भाषिक विकास करता है।